दोस्तों विश्वास कीजिए कि फ्रांस ने कुछ ऐसा किया है कि उसे बदले में धन्यवाद देने के लिए मैं शब्दों का चयन भी बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। और विश्वास इस बात का भी कीजिए कि जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आप भी फ्रांस को धन्यवाद देने के लिए अपने शब्दों का चयन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फ्रांस ने कुछ ऐसा कर दिया है भारत के लिए। यकीनन इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वीडियो की शुरुआत में ही आप ये जान लीजिए कि फ्रांस ने भारत को ही अपना सब कुछ बताया है। जी हाँ, सब कुछ यानी सब कुछ। और भारत के लिए चाइना को खुले शब्दों में कंडेम किया है। साथ ही भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर करने की बातें कही है डिफेंस के क्षेत्र में। और आने वाले लगभग 7 से 8 साल तक फ्रांस भारत का सबसे बड़ा पार्टनर रहेगा। अब वो कैसे, आगे आप वीडियो में जानिए। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में भारत और फ्रांस की फ्रेंडशिप के लिए जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा, कुछ ही समय पहले की बात है जब अमेरिका द्वारा अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को जारी किया था और उसमें भारत को अपना सबसे बड़ा अलाई बताया था, जिसके तहत उनके गोल थे चाइना को काउंटर करना, टेररिज्म और रशियन थ्रेट को देखते हुए। इन सब की चीजों के लिए या कुल मिलाकर ये कह दीजिए कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत उसका सबसे बड़ा अलाई होगा, ये अमेरिका की तरफ से घोषित किया गया था। अब ठीक इसी तरह की चीज फ्रांस के द्वारा भी कही गई है और भारत को अमेरिका की तरह ही सबसे बड़ा अपना अलाई बताया है। जैसे अमेरिका में कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, वैसे ही फ्रांस में कहा जाता है नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू। तो इसमें भारत को न केवल लिस्ट किया गया है बल्कि अपने की पार्टनर के तौर पर लिस्ट किया गया है। यानी भारत का स्थान फ्रांस के लिए दूसरे किसी भी देश से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी भारत जितना इम्पोर्टेंट फ्रांस के लिए अब ना तो यूके है, ना ही अमेरिका है और ना ही कोई दूसरा देश। भारत उसका की पार्टनर रहने वाला है, ये खुद फ्रांस ने कहा है। वैसे इस समय की अगर बात की जाए तो फ्रांस की ये जो सारी की सारी नीतियां बनी है, ये भारत और रशिया दोनों को देखकर बनाई गई है। जहां पर रशिया से उसे थ्रेट है तो भारत से उसे सबसे ज्यादा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि भारत न केवल डिफेंस परचेसिंग बहुत ज्यादा करता है बल्कि एक बहुत ही भरोसेमंद अलाई हो सकता है दूसरे किसी भी देश की तुलना में। और यहाँ पर उसे दिख रहा है अपना फ्यूचर। यही एक कारण है कि भारत को लिस्ट किया गया है की पार्टनर के तौर पर। अब अगर रशिया वाला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्होंने जोर दिया है अपनी वॉर इकोनॉमी को तैयार करने के लिए। कहने का मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं कि रशिया हो या फिर यूक्रेन हो, युद्ध की वजह से दोनों की ही स्थिति काफी खराब हो गई है। रशिया जहां पर ईरान जैसे देश से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गया है, तो अब यूक्रेन के बारे में तो ये कह दीजिए कि फकीर की झोली में पता नहीं कौन सा दाना किसका। लगभग आधी दुनिया उसकी मदद कर रही है, उसे लगातार सप्लाई कर रही है, पैसों से लेकर हथियारों तक की। तो ये सारी परिस्थितियां फ्रांस के साथ न घटित हो। फ्रांस की तरफ से दरअसल बताया गया है कि आने वाले कुछ समय के बाद हो सकता है कि यूरोप किसी बड़े युद्ध से जूझे। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को इतना मजबूत बना लिया जाए कि किसी और से मदद मांगने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि कोई अगर ऐसे समय पर आपकी मदद करने से इनकार कर देता है तब क्या होगा। इससे बेटर है कि आप अपने आप को ही ज्यादा मजबूत बना लें। इसके लिए उसने कई सारी तैयारियां भी की है, जैसे कि वो अब फोकस करेगा अपना डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, आने वाले कुछ ही समय में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस का डिफेंस बजट पुराने डिफेंस बजट की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ जिस तरह से भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की, तो जो फ्रांस की क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस है इसे बढ़ाने के लिए उन्होंने बात कही है। उन्होंने ये देखा है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स अगर आपके पास हैं तो ये आपकी सुरक्षा की गारंटी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एटलीस्ट इतने न्यूक्लियर वेपन्स तो आपके पास होने ही चाहिए, इतनी लॉन्ग रेंज पे मिसाइलें तो आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने शत्रु को पूरी तरह से खत्म कर दें। तो आपकी ये ताकत देखते हुए आपका शत्रु आपके साथ किसी भी तरह की उल्टी सीधी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। तो यहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने के लिए बात कही है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि उनकी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह है, जो SLBM है या फिर बाकी की जो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह हैं, इन सभी को बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक अब डिप्लॉय रखा जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ ही समय पहले तक फ्रांस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था और वो इस स्टेटमेंट पर अभी भी कायम है कि अगर रशिया किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है, यानी हमारे किसी भी सहयोगी के ऊपर या फिर यूक्रेन के ऊपर, तो इसका जवाब फ्रांस न्यूक्लियर वेपन से नहीं देगा। यानी फ्रांस की तरफ से रशिया बिल्कुल बेफिक्र रहे, फ्रांस अपने न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी के लिहाज से उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय रखने के लिए तैयारी की है। भारत के बारे में आगे उन्होंने कहा है कि अगर आपको संतुलन बनाए रखना है इंडो पैसिफिक में, और इंडो पैसिफिक में अगर आप शांति चाहते हैं तो भारत इसके लिए आपके पास एकमात्र विकल्प है। और भारत के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसी के साथ साथ उन्होंने चाइना के एग्रेशन को कंडेम किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की जो PLA है उसे भी काफी कंडेम करते हुए उन्होंने कहा है कि चाइना की सेना जो आसपास के देशों के साथ बर्ताव कर रही है वो बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं है। साथ ही चाइना की जो प्रेजेंस है यूरोप के मार्केट में, इसे भी कम करने की बातें यहाँ पर कही गई है।
इसी के साथ साथ भारत के साथ लंबे समय तक डिफेंस कोऑपरेशन को बनाए रखने, इवन इसे बढ़ाने के लिए बातें कही गई है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय के बाद हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ दोनों ही देशों के उपयोग के लिए ज्वाइंटली हथियारों का निर्माण भी किया जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में। तो कहने का मतलब ये सारी कुछ स्ट्रैटेजी फ्रांस ने जो बनाई है, इसमें आपने बार बार देखा होगा कि भारत को प्रमुखता दी गई है। यानी एक तो चाइना को उन्होंने कंडेम किया भारत की वजह से, भारत को की पार्टनर बताया, साथ ही जो यूरोप के मार्केट में चाइना की प्रेजेंस है उसे कम करवाने के लिए कहा। तो ऑप्शन के तौर पर ऑब्वियसली भारत का ही नाम आता है, भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर करने की बात कही गई। तो इस तरह से तमाम चीजें हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रांस भारत के लिए कर रहा है। तो इन फ्यूचर हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत फ्रांस के साथ ही जाना पसंद करेगा MRFA डील को लेकर और साथ ही SSN को लेकर, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अगर बात की जाए इंजन की, तो यहाँ पर वैसे टक्कर बराबर की चल रही है, RR की और साफरान की। अब देखने वाली बात रहेगी कि भारत अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर किसका चयन करता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।